नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। आज लखनऊ में बीजेपी किसान मोर्चा एक बड़ा किसान सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। वृंदावन योजना के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर इस सम्मेलन का आयोजन होगा। इस किसान सम्मेलन में यूपी की हर एक विधानसभा से किसान आकर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के हित में किए गए कार्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर उनका सम्मान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया है कि इस किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहेंगे। कहा यह भी जा रहा कि इस किसान सम्मेलन में सीएम योगी गन्ना किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं और गन्ना किसानों को सौगातें दे सकते हैं। जय सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जय सिंह, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गन्ना किसानों को और कई लोगों को जो कि किसानी से जुड़े हुए हैं उनको बड़ी सौगातें दे सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है और क्या कुछ राहत मिल सकता है किसानों को? जी अभिषेक, मैं इस वक्त डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ही हूँ और इस वक्त यहाँ का जो माहौल है वो वाकई आप देख सकते हैं। मेरे पीछे इसमें मंच भी लगा हुआ है। किसान सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे उनका आगमन होगा। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रभारी जो है यूपी के राधा मोहन सिंह भी जुड़ेंगे, स्वतंत्र देव सिंह, और फिर साथ ही साथ राष्ट्रीय मोर्चा जो भारतीय किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश शाहर की बात करूं या फिर प्रदेश मोर्चा के कांग्रेस किसान मोर्चा के कामेश्वर सिंह भी जुड़ेंगे। यहाँ पे कम से कम अलग अलग 403 विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पे 50-50 किसानों को बुलाया गया है। लगभग तकरीबन मैं बताऊं तो 20,000 किसानों का यहाँ पे तादाद है। यहाँ पे अभी भी किसानों का जो है अलग अलग क्षेत्रों से आगमन जारी है। यहाँ पे आज जो किसान है वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापन सौंपेंगे। जैसे कि जो हाल फिलहाल में जो निर्णय किसानों के लिए, चाहे पराली जलाने का मुद्दा हो कि जो मुकदमे उन पे किए गए थे उनको वापस लेने का मुद्दा, जो उस पे आर्थिक दंड लगाए गए थे उसको माफ करने का मुद्दा हो, या फिर ऋण माफी का, गन्ना भुगतान जो 1,40,00,000 करोड़ का हुआ है उसको लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। और साथ ही साथ जो किसान सम्मान निधि की बात कर लें या किसान क्रेडिट की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज उनका संबोधन करेंगे और इन तमाम चीजों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिक्र करेंगे। क्योंकि अभिषेक विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय किसानों का जो मुद्दा है वो एकदम गर्म है, सभी राजनीतिक पार्टियों के केंद्र में है, तो जरूरी भी हो जाता है। इसलिए ये जो किसान सम्मेलन है इसका बहुत बड़ा संदेश आज जाने वाला है, क्योंकि किसानों की जो तादाद है तकरीबन 20,000 किसानों का यहाँ पे मौजूदगी है। इस वक्त अभी भी किसानों का आना जारी है। तो आप समझ सकते हैं विधानसभा चुनाव करीब, किसान बिल को लेके चाहे इधर उधर राकेश टिकैत का भी जो आंदोलन है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम इस किसान सम्मेलन से बड़ा बिल्कुल जय, जिस तरीके की आप तस्वीर दिखा पा रही हैं और हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से तस्वीर दिखा पा रहे हैं, आज किसानों की महापंचायत है जहां पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, किसानों को लुभावने की कोशिश कर रहे हैं। जया, क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का आगाज है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान लगातार सरकार से खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, क्या उसी को जोड़ने के लिए रणनीति बनाई गई है? किसान लगातार सरकार से खफा चल रहे हैं, नाराज। बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही आपने कहा है। किसानों की 20,000 तकरीबन आबादी जो यहाँ पे इकट्ठी हो रही है और जो पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की जो आबादी है 24 करोड़, इसमें से कम आधे से अधिक परिवार जो है वो किसानी ही करता है। अगर 70% उत्तर प्रदेश में हम ले तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा कि कैसे बीएसपी हो या सपा हो, तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से वो किसानों को लुभाने की कोशिश करें कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान बिल को रद्द कर देंगे, हम आएंगे तो आपका आय दोगुना कर देंगे। हालांकि उन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश किया है कि हम भी एक सम्मेलन करें और जो 20 करोड़ जो हमारे आधे से अधिक जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उसे बड़ा संदेश दें कि आप इस गुमराह में मत होइए। जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपके बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में जो किसानों का हित है वो सुरक्षित है। तमाम जो फैसले लिए हैं, चाहे आप पश्चिमी क्षेत्र में देखें, बुंदेलखंड में देखें, अटल भूजल योजना हो या खेत तालाब योजना हो या किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो या ई मंडिया जो इस समय
स्थापित की जा रही है, या फिर किसी संयंत्र पे जो किसानों के लिए इस समय 50% अनुदान दिया जा रहा है, हर यंत्र पे जो उपकरण उनके खेत में उपज में जो काम आते हैं, उन तमाम चीजों के कहीं ना कहीं बुनाने की कोशिश जो इस समय किसान सम्मान निधि से भी अभिषेक 2,40,करोड़ किसान यहाँ पे भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ या फिर भाजपा की सरकार जो प्रदेश की है वो संदेश देने की कोशिश करेगी कि देखिए हमारी सरकार जो है, गुमराह आपको भले ही किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन हमारी सरकार जो है वो आपके बारे में सोचती है। हमारी सरकार के आप देश तो 75 वर्ष हो गए आजादी के, लेकिन हमारी सरकार में असल जो किसानों को आजादी मिली है वो हमारी ही सरकार। बिल्कुल जया, तो बीजेपी पार्टी कहीं भी कोई भी चूक नहीं करना चाहती और हर दाव पेच लगाकर किसानों का वोट बैंक अपनी ओर लाने की कोशिश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जया, आप मौके पर मौजूद हैं और तमाम जानकारी हमारे बीच साझा की। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिंगापुर के लिए उत्तर प्रदेश में व्यापार, उद्यम स्थापना और पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यह देश का सबसे बड़ा बाजार है। प्रदेश की आबादी का 56% वर्ग कामकाजी है। इस वर्ग का कौशल विकास कर देश विदेश में इनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर सृजित किया जाए। और ये कह भी सकते हैं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने जो कि मुलाकात उनसे की है और मुख्यमंत्री ने यह कहा कि भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत मजबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में सिंगापुर की यात्रा की थी। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए थे। राज्य सरकार इसके अनुरूप प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाएगी। मोना समेत 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और 50 अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रतापगढ़ की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और कहीं न कहीं राजनीति महकमे में अब इन नेता की कहीं न कहीं तूतू भी हो रही है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि करने वाले हमारे नेता इस तरीके की तस्वीर दिखाते हैं तो आम लोगों पर इसका क्या और कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। तो बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता और कांग्रेस के नेताओं के बीच हुए विवाद और उनके ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद संगमलाल गुप्ता का हाल जानने उनके घर जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हो पाया या कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में विवाद के बाद जिले के डिप्टी सीएम के आने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में विवाद के बाद जिले के डिप्टी सीएम के आने से राजनीतिक सरगर्मी। विकास गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास गुप्ता, पूरा ये मामला क्या है? लड़ाई की वीडियो सामने आई है, कांग्रेसी और बीजेपी में जमकर मारपीट हुई है। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विकास गुप्ता, पूरा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि रामपुर खास के सांगीपुर ब्लॉक परिसर में जो है कार्यक्रम चल रहा था। गरीब कल्याण योजना के तहत एक कार्यक्रम लगा हुआ था जिसमें जो है प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना के खिलाफ हत्या का प्रयास और बलवा तोड़फोड़ समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। जी विकास, लेकिन ये मामला क्या था कि लड़ाई की वजह क्या रही? किस वजह से इतने सारे नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या मौके पर पुलिस प्रशासन अमला मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे गरीब कल्याण योजना के तहत एक कार्यक्रम लगा हुआ था सांगीपुर ब्लॉक परिसर में, जहां पर जो है कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी कार्यक्रम चल रहा था। वहीं संगमलाल गुप्ता जी का कार्यक्रम भी लगा हुआ था। वही संगमलाल गुप्ता और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के बीच जो है नारेबाजी चलती रही, जिसके दौरान जो है दोनों पक्ष जो है आपस में भिड़ गए थे, जिसको लेकर जो है वहां पर जो है तोड़फोड़ भी हुई। संगमलाल गुप्ता की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से संगमलाल गुप्ता जी ने बताया है।
जी बिल्कुल विकास, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी सांसद के मिलने का कार्यक्रम था, जो कि निरस्त करने की जो सूचना मिल रही है, इसकी वजह क्या है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का जो है कार्यक्रम प्रतापगढ़ जिले में लगा हुआ था। और वही संगम लाल गुप्ता जी का कहना है कि जो है डिप्टी सीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने जो है इनको मना किया हुआ है, जिसके कारण जो है वहाँ पर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उन्होंने जो है इनको मना किया हुआ है। विदेश व्यापार विभाग एपीडा एमएसएमई की ओर से वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। सिगरा स्थित रुद्राक्ष में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल होंगी। कार्यक्रम में निर्यात को प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय मंत्री निर्यातकों को संबोधित करेंगी। वहीं निर्यात से संबंधित कई विभागों के अधिकारी निर्यातकों को योजनाओं की जानकारी देंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम एपीडा के चेयरमैन एम अगामुथु, एपीडा के निदेशक डॉक्टर तरुण बजाज समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शारदीय नवरात्र के अवसर पर दूसरी बार लक्ष्मण किला के प्रांगण में प्रस्तावित फिल्मी कलाकारों की ओर से अभिनीति रामलीला मंचन में माता शबरी की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वो पहले भी भोजपुरी फिल्मों में भूमिका निभा चुकी हैं। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की ओर से आयोजित रामायण कॉन्क्लेव में उद्घाटन समारोह में शबरी के भक्ति गीतों के गायक के लिए पद्मश्री अवस्थी को जिम्मेदारी दी गई थी। अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक वर्बी ने बताया कि शबरी की भूमिका निभाने पर सहमति जताने के लिए कमेटी के सभी पदाधिकारी की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रीमती अवस्थी अतिरिक्त फिल्मी दुनिया के स्थापित सितारे भी अपने अभिनय का जादू रामलीला के मंच पर बिखेरेंगे। खबर अयोध्या से है। अयोध्या में राम की पौड़ी से 7 अक्टूबर को शुरू होकर बस्ती और गोरखपुर जाने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा की तैयारी के संबंध में पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव और संचालन जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। इस यात्रा में प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के भी शामिल होने के आसार हैं। तैयारी बैठक में संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव जनपद प्रभारी हनुमंत विश्वकर्मा ने कहा कि प्रतिज्ञा यात्रा के रूट और पॉइंट पर समस्त कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। उन्होंने उपस्थित समस्त कांग्रेस जनों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी लोग अपनी जी जान से लगाकर इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत कैसे और किन हालातों में हुई, उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, आखिर किसने साजिश रची, नरेंद्र गिरी इतने आहत हुए और फांसी लगा ली, इन सवालों का जवाब और मौत के लिए जिम्मेदार शख्स को सामने लाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन पर एसआईटी का गठन किया गया था। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे तो केस सीबीआई को सौंप दिया गया। एसआईटी की विवेचना अभी लंबित थी और इसके पहले ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर केस अपने हाथों में ले लिया। ऐसे में एसआईटी और सीबीआई की विवेचना में पहले दिन ही अंतर साफ नजर आया। सीबीआई की टीम ने जांच में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि हर छोटे से छोटे पहलू पर वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान देती दिखाई दी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के जरिए हुए घोटाले की जांच एफटीएफ को दी जा सकती है। बड़े पैमाने पर सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने में खेल को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित करने और आर्थिक अपराध को देखते हुए जांच एसआईटी को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इस मामले में एसआईटी या फिर एफटीएफ जांच कराने की चर्चा आम रही। आपको बता दें कि जांच होने पर इसकी जद में निदेशक स्तर के अधिकारी भी आ सकती हैं। हालांकि एसआईटी या फिर एफटीएफ जांच कराने के मुद्दे पर पावर कॉर्पोरेशन का कोई अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। यूपी एटीएस को मौलाना कलीम सिद्दीकी के दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर में बनाए गए नेटवर्क की तलाश है। इन तीनों शहरों में अलग अलग टीमें काम कर रही है। मौलाना का नेटवर्क भी मोहम्मद उमर गौतम की तरह ही मजबूत होने की संभावना है। अवैध धर्मांतरण गिरोह संचालक करने और धर्मांतरण के लिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ता होंगे और जानकारी के मुताबिक आज शाम सभी प्रतिनिधियों को ऋषिकेश में गंगा आरती के दर्शन कराए जाएंगे। 27 सितंबर को समग्र बैठक कर 4 सत्रों में होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश उपस्थित रहेंगे। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता देहरादून से है, ज्यादा अपडेट के साथ उनके पास चलते हैं। अजीत, बीजेपी युवा मोर्चा कहें, चाहे बीजेपी पार्टी के लोग कहें या फिर बीजेपी महिला मोर्चा की बात करें, हर कोई अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज राष्ट्रीय महिला कार्य समिति की बैठक होती है, ये बैठक कितनी अहम होगी और क्या कुछ रूट मैप तैयार किया गया है? बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है कि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज राजधानी देहरादून में होने जा रही है। 2 दिवसीय कार्य समिति होगी, जिसका जो शुभारंभ है वो दोपहर बाद 3:30 बजे वर्चुअल माध्यम से जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। और उत्तराखंड में जो कार्यक्रम होगा उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही प्रदेश प्रभारी और तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो महिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। और पूरा जो उद्घाटन सत्र है इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे तैयारियां करनी है, महिला मोर्चा की क्या भूमिका होगी, तो इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है। हालांकि इससे पहले का जो अब से कुछ ही देर बाद का कार्यक्रम रखा गया है वो मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है उसको सुनने का रखा गया है। मन की बात कार्यक्रम से कार्यक्रम शुरू होगा। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक पंजीकरण कार्यक्रम होगा और 3:30 बजे से विधिवत जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, वो वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्य समिति का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। और 2 दिवसीय कार्य समिति होंगी, तमाम विषयों पर इस पर चर्चा होगी। देश भर के जो महिला मोर्चा से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है। तो कुल मिलाकर बड़ा का आयोजन है भाजपा का और इसका जो सत्र होगा वो देहरादून में 2 दिवसीय होगा। जी बिल्कुल अजीत, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर जो अंग हैं, जो तंत्र हैं, वो चुनाव के लिए सक्रिय हो रहे हैं। अजीत, आपसे समझना चाहूंगा कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की अनदेखी की जा रही है। क्या महिला कार्य समिति की जो बैठक चलेगी या भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं जो पार्टी से जुड़ी हुई हैं, क्या वो आम जनों को भी इसी तरह से बताएंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आने वाली सरकार या हमारी बीजेपी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, आपके लिए साथ खड़ी हुई है? बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की बात हो या देश के अन्य राज्यों की बात है, महिलाओं को लेकर लगातार बातें उठती रही है, चाहे उनको सशक्त करने की बात हो या फिर उन पर होने वाले अत्याचारों की। और कुछ इसी तरह के मुद्दे विपक्ष उत्तराखंड में भी उठाता आया है और लगातार इस बात की मांग होती रही है कि महिलाओं को और मजबूत करना है, सशक्त करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसको लेकर उत्तराखंड सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही है जिससे सीधे तौर पर महिलाओं पर केंद्रित किया गया है। और आज जब कार्य समिति का शुभारंभ होगा, देश भर की महिलाएं, चाहे मंत्री हो, चाहे फिर विधायक हो या फिर स्थानीय नेता हो, वो सब इस समिति में शामिल होंगे। देश के बड़े नेता इस कार्य समिति में शामिल होंगे। तो सभी का एक सूत्रीय एजेंडा होगा कि महिलाओं को लेकर किस तरह से योजनाएं लाई जा सकती है, किस तरह से उनको मजबूत बनाया जा सकता है। साथ ही उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी हो सकती है। पंचायतों की बात की जाए तो 50% का आरक्षण उनके लिए रखा गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति उनकी हो सकती है, इसको लेकर यहाँ पर मजबूती से बात उठाई जाएगी। और जब राष्ट्रीय स्तर के नेता कार्य समिति में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बातों पर भी चर्चा होगी कि आने वाले समय में वो अपनी सरकारों से क्या कुछ मांगे कर सकती हैं जिनसे महिलाओं को और मजबूत किया जा सके। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के बीच में। उत्तराखंड के अरविंद केजरीवाल की रोजगार गारंटी को घर घर तक पहुंचाने के लिए कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल ने शनिवार से रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत कर दी है। आप नेता अजय कोठियाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सत्ता में आई भाजपा और कांग्रेस जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की पूरी तरह विफल रही है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में भ्रष्टाचार और चोरी भीतर तक समा चुकी है। उत्तराखंड के युवाओं में गजब की शक्ति है, यहाँ महिलाओं और बुजुर्गों में भी गजब का जज्बा देखने को मिलता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वह विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का शुरू हुई ये कार्यक्रम रखे गए हैं और इसमें जो जानकारी होगा तो जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ होंगे, सभाएं होंगी। लगातार आम आदमी पार्टी अब सक्रिय हो चुकी है और ये
पूरे उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर जाएगी। कार्यक्रम रखे गए हैं और इसमें जो जानकारी आ रही है कि हर दिन रोड शो भी होगा, तो जनसभाएं होगी, नुक्कड़ नाटक होंगे और जनसभाएं होगी। योगेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, लगातार आम आदमी पार्टी अब सक्रिय हो चुकी है उत्तराखंड में। बड़ी बात यह है कि रोजगार गारंटी यात्रा भी चला रही है, हर जिले में जाएगी, हर विधानसभा सीटों पर जाएगी। उत्तराखंड में बड़ी बात यह है कि देखिए, साफ तौर पे आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा कल नैनीताल से शुरू हो गई है, जो आज भीमताल पहुंचेगी। भीमताल बाजार में पूरा रोड शो किया जाएगा, युवाओं को प्रेरित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, जिसके बाद भीमताल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जो आप आम आदमी पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी कर्नल अजय कोटियाल है। साथ ही उनके कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय भी मौजूद रहेंगे। खासकर इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी का सीधा फोकस युवाओं पे है, चाहे वो रोजगार देने की बात हो या बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पिछले दिनों हल्द्वानी में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल ने किया हो। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में फोकस आम आदमी पार्टी में किया जाता है, क्योंकि 18 से जो 25 का युवा होता है वही सबसे ज्यादा मतदान करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी साझा करने के लिए। वहीं आज उत्तराखंड में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार तहसील में 644 बूथों पर 1 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शनिवार को एसडीएम परन सिंह राणा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने अभियान को सफल बनाने के लिए शनिवार को चिकित्सा अधिकारी और सीएचसी प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभियान में सभी ड्यूटी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बीएचईएल में 47 बूथ बनाए गए हैं और यहां 1926 बच्चों को दवा पिलाई जानी है। हरिद्वार तहसील क्षेत्र में 644 बूथों पर 5 साल की उम्र में 1 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में घर वापसी की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अचानक आर्य के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे। 35 से 40 मिनट की गुफ्तगू के बाद दोनों नेताओं ने बाहर निकलकर आर्य की नाराजगी की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। जब आर्य से पूछा गया कि आप नाराज हैं तो उन्होंने हैरानी जताई कि अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है कि मैं नाराज हूं। बिना किसी कार्यक्रम और फ्लीट के अचानक आर्य के घर मुख्यमंत्री के पहुंचने और उनसे लंबी मंत्रणा करने के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। तीनों कृषि कानून वापस करने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर किसानों ने शनिवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुंकार भरी। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से सवार होकर प्रदर्शन के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उनके वाहनों को पटेल नगर बाजार चौकी पर रोक दिया। यहां से किसान पैदल ही डीएम ऑफिस पहुंचे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता तोमर के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। करीब 3 घंटे प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो यूनियन उग्र आंदोलन करेगा। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।